वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये साइंस का क्वेश्चन हमारा प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबक का एक फिगर दिखाया गया है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ये हमारा काटी दिखाया गया है जो किसका बना हुआ रहता है, नरम लोहा का। किसका बना रहता है, नरम लोहा का बना हुआ रहता है। आइए जो हमारा क्या है, जैसे ही इसमें हम करंट का पास करवाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसमें मैग्नेट बना, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक। माने विद्युत के द्वारा इसमें चुंबकीय का गुण आ गया। और क्या है, अल्पिन को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। तो किसका बना, नरम लोहा का। किसका बना, नरम लोहा का। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत का आपूर्ति होती है वो कितना पर की जाती है। तो जो हमारा घर है इस प्रकार होता है, यहाँ पे जनरेशन होता है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज पर हमारा क्या होता है, यानी लो वोल्टेज पर जनरेशन होता है। और ट्रांसमिशन क्या होता है, हाई वोल्टेज पर होता है। यही हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन की मदद से हमारा ट्रांसफार्मर तक पहुँचेगा। यही ट्रांसफार्मर है जो हमारा 220 वोल्ट AC कहाँ सप्लाई करेगा, हमारे घरों में करेगा। तो कौन, 220 वोल्ट AC यानी प्रतिवर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो देखिए यहाँ पे आँख का फिगर दिखाया गया है। तो ये आँख का हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। आई हमारे जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। तो जो यहाँ पे वस्तु है यानी एक पेड़ है, उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। तो आँख के किस भाग पर बनता है, तो आँख के हमारा रेटिना पर बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्वस्थ आँख के दूर का बिंदु कितना होता था। दूर का बिंदु पूछ रहा था। दूर का बिंदु हमारा कितना होता है, दूर का बिंदु हमारा अनंत होता है। हमारा नज़दीक का बिंदु पूछता तो हमारा कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा दूर का बिंदु अनंत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हमारा क्या है, सूर्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी उसका वैज्ञानिक का नाम था हमारा माइकल फैराडे। क्या नाम था, माइकल फैराडे। इन्होंने 1831 में विद्युतीय चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की, फैराडे ने की। कब की, 1831 ईस्वी में किया था। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि जो नेत्र निकट का वस्तु को नहीं देख सकता, यानी निकट वाला को साफ साफ नहीं दिखेगा, तो उसका कौन दोष हो जाएगा, तो उसका हमारा दूरदृष्टि दोष होगा। इसको आइए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दूरदृष्टि है तो इसमें कह रहा है ना कि इसमें दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाएगा। तो यही ना प्रश्न कर रहा था कि निकट का नहीं दिखाई देगा, तो यही दूरदृष्टि दोष है। तो समझ लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर का दिखाई देगा, नजदीक का हमारा दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या होता है, निकट बिंदु दूर हो जाता है। निकट बिंदु इसका मतलब क्या कहना है कि 25 सेंटीमीटर वाला बिंदु है वह कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा दूर चला जाता है। इसलिए इसका नामकरण पड़ा हमारा दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें नजदीक का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष नाम इसलिए पड़ा कि इसमें जो दूर का बिंदु अनंत था वो थोड़ा सा पहले चला है, थोड़ा सा पहले चला, यानी इसमें दूर का बिंदु थोड़ा निकट आ जाता है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। इसका निवारण करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण क्या है हमारा, CaCO3। इसी को हम लोग क्या कर दिए, गर्म कर दिए। तो हमारा क्या बना है, CaO प्लस CO2 बना है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें है कि नहीं, ये सॉरी बी नहीं होगा, इसे ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया मैंने अपघटन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है कि इसको जैसे कर रहे हैं तो दो, यानी वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक मैंने क्या करता है, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। देखिए संयोजन अभिक्रिया उसमें बोलते हैं कि इसमें दो अभिकारक
यानी अपक्रिया में भाग लेने वाले को कारक बोलते हैं। तो जैसे मान ली कि C+O2, तो किसका निर्माण करेगा, हमारा CO2, यानी दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया बोलेंगे। और उभयगामी अपक्रिया उसको बोलेंगे जिसमें क्या है कि दो मान यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, उभयगामी अपक्रिया। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया उसको बोलेंगे जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को, यानी कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे लेते हैं। जैसे हमारा क्या है कि जेड जिंक है और CuSO4 है, तो इसको हम अगर अपक्रिया कराएंगे तो जो जिंक है जो हमारा कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, तो ये हमारा बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर, यानी कॉपर को अलग कर दिया, तो हमारा किस अपक्रिया का उदाहरण है, प्रतिस्थापन अपक्रिया का। तो यहाँ पे देखिए CaCO3 यानी टूट रहा है तो वियोजन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि साग सब्जी के विघटित होने से कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अपक्रिया। तो ये हमारा एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अपक्रिया, यानी इस अपक्रिया के दौरान क्या होगा, उष्मा का निर्माण होगा। अभी बताए उभयगामी अपक्रिया किसका होगा, जिसमें यौगिक यानी अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। और प्रतिस्थापन अपक्रिया किसको बोलेंगे, माने जिसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के, मैंने कम क्रियाशील धातु के यौगिक से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। आइए अगर, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा सही हो जाएगा। साग सब्जी के विघटन से उष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। तो देखिए विजातीय का मतलब है कि तीन कप जो हमारा रासायनिक सूत्र एक होगा। जैसे चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का भी हमारा होता है CaCO3। यहाँ पे खड़िया है, इसका भी होता है CaCO3। संगमरमर है तो इसका भी हमारा CaCO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4। यहाँ पे हाफ H2O होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूना पत्थर का क्या होता है, CaCO3 होता है। फिर हमारा खड़िया का भी क्या होता है, CaCO3 होता है। फिर संगमरमर का भी हमारा क्या होता है, CaCO3 होता है। फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर का हमारा CaSO4 हाफ H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2। यही जिप्सम पूछता, क्या पूछता, जिप्सम। तो जिप्सम का होता है CaSO4 क्या होता है 2H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रेट। यानी इसमें 2 अणुजल होता है, इसमें आधा अणुजल होता है। तो यहाँ कह रहे थे कौन विजातीय है, तो कौन विजातीय है, डी नंबर जो है जो हमारा विजातीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए क्षार का यानी pH उसका कितना होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक यहाँ पे कौन है, ये तो 2 है, तो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अब 7 वाला क्या होगा, उदासीन हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। 6 वाला भी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। लेकिन 13 वाला कैसा है, क्षारीय, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है कि जिसका pH मान क्या हो, 7 से कम हो, 7 से कम हो, यानी pH मान क्या हो, 7 से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। और जिसका pH मान क्या हो, 7 के बराबर हो, तो उसको उदासीन बोलेंगे। और जिसका pH मान क्या हो, pH मान है जो 7 से बड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। जैसे देखिए 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, यानी 14, ये सब यदि pH होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। और यदि मान लिया जाए कि ये भी पूछेगा कि यदि pH कम, यानी pH कम, तो उसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यानी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगा। और यदि उसमें pH क्या होगा, pH ज़्यादा होगा, तो उसका हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होगा उसका क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन बना कि मैंने क्षारक विलयन कौन है, तो 13 वाला हमारा कैसा है, क्षारक विलयन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है। तो जो यहाँ पे 2 ही तत्व है जो हमारा द्रव है, एक धातु है एक हमारा अधातु, उसको देख लेते हैं। देखिए कमरे के ताप द्रव यदि पूछेगा, यही द्रव क्या पूछेगा, धातु। तो धातु में हम लोग किसको बताएंगे, पारा को। यदि ये हमारा अधातु पूछेगा तो उसमें क्या बताएंगे, ब्रोमीन को। लेकिन यहाँ प्रश्न दिया हुआ है अधातु, तो धातु में हम लोग क्या टिक करेंगे, ब्रोमीन, यानी कि ये क्या है हमारा अधातु, ये हमारा क्या है, अधातु है। और पारा हमारा क्या है, धातु है। तो इसमें कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी Pb और प्लस एसिन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डर।
जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को उसमें कंपोनेंट को जोड़ने में यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं कि ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा O होता है, यानी ये दो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है हमारा कितना होता है, यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है हमारा 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो हम कितना होगा, 2 और 6, यानी वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन के दूसरा परमाणु में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी अष्टक का नियम पूरा करता है, यदि उसके वास्तव कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो तो क्या हो जाएगा, अष्टक बन जाएगा, अष्टक बन जाएगा। और अष्टक बनने का मतलब क्या होगा, वह स्थिर हो जाएगा। तो देखिए इसके पास 6 है, तो ये बगल वाला ऑक्सीजन से हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो इसके पास 8 हो जाएगा। ये भी स्थिर होने के लिए ये बगल वाला ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसके कितना जोड़ा का हो गया, 2 जोड़ा। तो यहाँ पे अबंध क्या बना, O डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया ऑक्सीजन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 2 अबंध होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, करा निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे आहार श्रृंखला के से हम इसको समझते हैं। तो आहार श्रृंखला में पहला क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या होता है, सूर्य होता है। और सूर्य से ऊर्जा कहाँ जाता है, हरे पेड़ पौधे में जाएंगे, यानी इसी को क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलेंगे। तो इसी को क्या खाएगा, कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। तो टिड्डा हमारा उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। और टिड्डा को कौन खाएगा, टिड्डा को हमारा मेढक खा जाएगा, तो भी हमारा उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। और मेढक को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा, तो भी हमारा क्या होगा, उपभोक्ता आएगा। और इसको कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। तो जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है उसे हम लोग उच्च श्रेणी का उपभोक्ता बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। देखिए हरे पौधे, तो क्या है, हरे पौधे है जो हमारा क्या है, यहाँ पे हरे पौधे भी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कंज्यूमर है जो कौन नहीं है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। देखिए यहाँ पे हरे पौधे हैं तो इससे हम उत्पादकता बोलेंगे। नीलहरित शैवाल है तो इसको भी हम लोग उत्पादकता बोलेंगे। फूल एवं पत्ते तो इसको भी उत्पादकता की श्रेणी में रखे हैं। तो यहाँ पे जंगली जानवर है जो क्या है हमारा, जंगली जानवर है हमारा उपभोक्ता। कह रहा था कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता कौन हो गया, जंगली जानवर, ये हमारा कंज्यूमर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है। तब कवक में जो पोषण होता है हमारा मृतजीवी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लकड़ी है, ये सड़ गया, तो सड़ने पर इसमें क्या निकल गया, गोबर छत्ता जैसा कुछ इसमें निकला है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। तो जो कवक में पोषण होता है मृतजीव, यानी मृतजीव के सड़े गले पर ये उगता है, इसलिए बोलते हैं इसको मृतजीवी पोषण, यानी कवक में कौन पोषण है, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा यानी हाइड्रा हो या हमारा ईस्ट हो, तो ये दोनों में हम बताए थे किसके द्वारा प्रजनन होगा, मुकुलन द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि अमीबा में किसके द्वारा होता है। तो अमीबा के बात करें या पैरामीशियम के बात करें तो इसमें जो प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है। मलेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मलेरिया को कहीं प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी बोलते हैं। इसमें जो प्रजनन होता है हमारा बहुखंडन द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो ईस्ट में भी किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा जो सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है। तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो उसी का काम किसका काम है, नेफ्रॉन का काम है। इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए नेफ्रॉन का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यही है जो हमारे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से बाहर निकालने में मदद करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूल द्वारा होता है, यानी फूल में ही नर भाग पाया जाता है, हमारा मादा भाग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होगा। कौन है जो विघटित नहीं होगा, विघटित होने वाला पदार्थ है, मैंने नहीं पूछ रहा, मैंने कौन जो है घट जाए। तो रबड़ है जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। प्लास्टिक के बोतल भी हमारे प्रकृति में लंबे समय तक बना रहेगा।
पॉलीथीन गैस, यानी पॉलीथीन गैस भी लंबे, यानी सूखे पेड़ पौधे हैं जो, ये क्या है, जैव, ये है जो हमारा सड़ गल जाएगा, यानी जैव प्रक्रम द्वारा क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए जितना पढ़े उसको क्विक रिवीजन करते हैं। विद्युत चुम्बक किससे बनाया जाएगा, नरम लोहा से बनाया जाएगा। फिर देखिए घरों में कौन सा धारा आता है हमारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा आता है। फिर कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य के दूर का बिंदु कितना है, अनंत होता है, और नज़दीक का बिंदु कितना होगा, नज़दीक का बिंदु हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की, तो फैराडे ने किया था। फिर हमारा कि जो दृष्टि दोष निकट के वस्तु को नहीं देखेगा तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। फिर कह रहा है कि समीकरण CaCO3 कैसा अभिक्रिया है, तो हमारा कैसा विघटन अभिक्रिया है, कैसा है, विघटन अभिक्रिया है। फिर हमारा कह रहा है कि साग सब्जी के विघटन कैसा अभिक्रिया है, तो समाक्षेपी अभिक्रिया है। 10वां हम लोग पढ़े कि चूना पत्थर खड़िया प्लास्टर ऑफ पेरिस और संगमरमर ने कौन क्या है जो विजातीय है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा क्या है, विजातीय है। अगला प्रश्न है कि क्षारक विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। फिर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। फिर सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं, तो 2 बंध होते हैं, यानी 2 बंधन, डबल बॉन्ड होता है। फिर होता है कि हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल के पत्ते में से कौन है जो उपभोक्ता है, तो भोक्ता हमारा जंगली जानवर हो गया। यानी हरे पौधे की बात करें, नीलहरित शैवाल की बात करें या हमारा शैवाल की बात करें, ये सब हमारे उत्पादकता के श्रेणी में रखे जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते, कह रहा है कि कवक में कौन सा पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण होता है। ईस्ट में प्रजनन की कौन विधि, मुकुलन द्वारा। हाइड्रा भी पूछेगा तो उसमें भी हम लोग मुकुलन टिक करेंगे। मानव में डायलिसिस की थैली क्या है, नेफ्रॉन। और डायलिसिस में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है, नाइट्रोजन को अलग करता है। फिर कहता है पुष्पीय पौधा के लैंगिक जनन का हिस्सा मन किस में पाया जाता है, तो फूल में पाया जाता है। फिर कहता है कि सूखे पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक के बोतल में से कौन जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, माने सड़ गल जाएगा, तो सूखे घास पत्ते हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ इसमें त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम इसे वीडियो को और इम्प्रूव